अब ये टेबल, ठीक है, ये टेबल ना स्टार मार्क कर लो, आएगा ही आएगा, याद होना ही चाहिए। आप केमिकल इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फर्रों में ये टेबल होना चाहिए, नहीं, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। याद है ना कि सोडियम Na होता है, पोटेशियम K+ होता है, सिल्वर Ag+ होता है, वैसे ही कॉपर Cu+ होता है, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, कैल्शियम Ca2+ होता है, ये सब वैलेंसीज हैं, है ना। जैसे हम जो चार्ज होता था आयंस के ऊपर, जो हमने 9th में पढ़ा है, वही उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैलेंसीज बोलते हैं। तो दिस इज वैलेंसी, ये क्या है, वैलेंसी है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी सी मैम खुशी, और आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, विच इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस और इक्वेशंस पढ़ेंगे। अब जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं ना, चेंज होते हैं ना उसमें। जैसे कि तुम बचपन में कितना पढ़ाकू थे ना, अब तुम कैसे चेंज हो गए हो, पढ़ते ही नहीं हो, है ना, पढ़ते ही नहीं हो। तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं, हम दो तरीके के चेंजेस देख पाते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मतलब जैसे बर्फ पिघल गई, पानी बन गई, क्या वो पानी वापस बर्फ बना सकते हैं हम? हाँ, बना सकते हैं। क्या उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं। वाटर वाटर ही रहा, आइस भी फ्रोजन वाटर है और लिक्विड वाटर भी वाटर है ना, है ना। पर अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखो, एक आयरन का बार अगर आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर गेट्स देखे होंगे आयरन के जिस पे रस्ट हो जाती है ना, क्या वो रिवर्सिबल है? क्या ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद वो रस्टिंग हट जाती है? ऐसा कभी देखा है आपने? बताओ, देखा है कभी? नहीं देखा। वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एक सब्सटेंस की, वो चेंज हो गई हैं। जो आयरन है वो रस्ट होके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और फिजिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। अगर पानी है तो पानी ही रहेगा, ठीक है, अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट ही रहेगी, ठीक है। शेप, साइज, फिजिकल स्टेट चेंज, सिर्फ से जैसे शेप, साइज या फिजिकल स्टेट होती है, जैसे ये एक सॉलिड है, लिक्विड में बदल जाएगी, है ना, या लिक्विड है सॉलिड में बदल जाएगा। जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है, आया। और केमिकल चेंज में क्या होता है, कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, शेप, साइज और फिजिकल स्टेट के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया या बर्निंग ऑफ वुड हो गया, इस सब में क्या होता है, इस सब में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। अब ये बताना है वेदर द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। चलिए आओ, कॉपी पेन लेंगे सब एक अपना, और उसमें साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम ही बोर्ड पे सॉल्व करे जा रही हैं, सब लोग फटाफट अपना कॉपी और अपना पेन लो और साथ साथ सॉल्व करेंगे मैम के, ठीक है। चलिए, पहला मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा है, हमने अभी पढ़ा था। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है आइस की, सॉलिड से लिक्विड में आ रही है। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये कैंडल ली हमने, ठीक है, कैंडल लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या ये केमिकल चेंज है? हाँ है नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ना, है ना। पर
क्या जब कैंडल बर्न होती है तो वैक्स नहीं पिघलती? बताओ, वैक्स नहीं पिघलती। और वो वैक्स जब पिघलती है तो वापस जम नहीं सकती? जम सकती है। वैक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं क्या? नहीं होती। बर्नआउट जो होती है वो हो गई, लेकिन जो पिघलती है क्या उसकी चेंज होती है? नहीं होती। तो जो बर्निंग आउट ऑफ ये मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, ये क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? फिजिकल और केमिकल दोनों है। फिजिकल और केमिकल दोनों है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल चेंज है। टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर फाड़ दिया, तुम्हारे एग्जाम का पेपर नहीं, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के पेपर की बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है? टेयरिंग ऑफ अ नॉर्मल पेपर। उसमें क्या होगा? क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। कोई केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बदल रही हैं पेपर की, पेपर पेपर ही रह रहा है। कुकिंग ऑफ फूड, ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, है ना। एकदम से खुशबू आने लग जाती है, तुम्हें टेस्ट बदल जाता है ना। ऑब्वियसली इट विल बी अ केमिकल चेंज। क्या तुम रिवर्स कर सकते हो? हैं, तुमने प्याज टमाटर डाल के तड़का बनाया दाल का, अब क्या तुम उससे वापस प्याज और टमाटर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सुना है आपने, है ना। वो क्या करता है? क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है ना। दूध और दही में फर्क होता है ना। क्या आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं, सिर्फ आप दूध से दही बना सकते हो। दूध से पनीर बना सकते हो, क्या पनीर से दूध बना सकते हो? नहीं, ठीक है सब एक दूसरे के बाय प्रोडक्ट्स ही, लेकिन इरिवर्सिबल है, तो इट वुड बी अ केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जो मिल्क की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। चलिए, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि केमिकल चेंज में हमने बात करी थी। केमिकल रिएक्शन भी एक ऐसे ही रिएक्शन होता है जहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं, जिनमें कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। कीवर्ड्स बता देती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंसेस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 3 वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए, ठीक है। जब पेपर चेक होता है तो कीवर्ड्स को देखा जाता है हमेशा, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन द कीवर्ड्स इन अ डेफिनेशन। मैम मुझसे डेफिनेशंस लर्न नहीं होती है, मत कर, कीवर्ड्स याद कर, ठीक है। कीवर्ड्स याद कर, अगर कीवर्ड्स याद करोगे तो कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे पीछे का खुद बना के लिखो, ये आगे मतलब एग्जैक्टली वो चीज मत लिखो, वर्ड टू वर्ड लर्न मत करो, बट कीवर्ड जरूर याद करो, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट शोज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें कि सिंबल्स और फॉर्मूलाज होते हैं टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ देखो आप, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करा इन्होंने एक दूसरे से, तो ये क्या हो गई? रिएक्टेंट साइड हो गई, है ना। और एरो की उस साइड हमेशा क्या होती है? प्रोडक्ट साइड होती है, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड होती है और ये प्रोडक्ट साइड होती है। आया समझ में? आया? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक केमिकल रिएक्शन की? सबसे पहली होती है चेंज इन कलर,
कलर में चेंज आता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, उसमें चेंज इन कलर आता है, ठीक है। और क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर में भी फर्क आता है। अगर वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या होता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी देनी होती है, एनर्जी देनी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी देनी होती है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, जिसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है, सॉलिड से गैस हो जाता है, ठीक है, चेंज इन स्टेट होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जब रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, तो बहुत बार गैसेस का इवोल्यूशन भी होता है ना, गैसेस का इवोल्यूशन भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है बताओ, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो होता है जब दो सॉलिड्स मिक्स किए जाते हैं वाटर में, और उसके बाद जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो वो एक क्लाउडी सेडिमेंट बना लेता है ऊपर, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि जो दो सॉल्ट्स होती हैं AgNO3 प्लस KCl, वो AgCl2 AgCl प्लस KNO3, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बोलोगे मैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये जो फॉर्म होता है AgCl, दिस इज अ प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो ये दो सॉल्ट्स हैं जो सॉल्युबल होती हैं वाटर में, विच फॉर्म्स अनदर सॉल्ट जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जो कि एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्लाउडी नेचर का होता है ये बेसिकली, ठीक है, क्लाउडी नेचर का होता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, आइए, सपोजिंगली अगर when heated in oxygen magnesium burns with a bright white flame forming white magnesium oxide powder, ठीक है। अब इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आप देखो कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं जो केमिकल चेंज के अंडरगो होते हैं, तो व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न्स, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स होंगे, और फॉर्मिंग वाइट मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड पाउडर, वो क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। इट इज फॉर्मिंग ना, फॉर्मिंग लिखा है यहाँ पे, फॉर्मिंग लिखा है, तो फॉर्मिंग मतलब कि प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बर्न आउट होते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अगर आप इसको वर्ड के फॉर्म में लिखोगे तो बहुत लंबी होगी, है ना, तो हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वी ऑल नो वी हैव सिंबल्स फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना हमने, हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो विल राइट इन अ शॉर्टर वे, शॉर्टर वे में क्या होगा,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी। अब ये टेबल, ठीक है, ये टेबल ना स्टार मार्क कर लो, आएगा ही आएगा, याद होना ही चाहिए। आप केमिकल इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फर्रों में ये टेबल होना चाहिए, नहीं, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। याद है ना कि सोडियम Na होता है, पोटेशियम K+ होता है, सिल्वर Ag+ होता है, वैसे ही कॉपर Cu+ होता है, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, कैल्शियम Ca2+ होता है, ये सब वैलेंसीज हैं, है ना। जैसे हम जो चार्ज होता था आयंस के ऊपर, जो हमने 9th में पढ़ा है, वही उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैलेंसीज बोलते हैं। तो दिस इज वैलेंसी, ये क्या है, वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की वैलेंसी है, यहाँ पे 1 की वैलेंसी है, यहाँ पे 3 की वैलेंसी है, ठीक है। यहाँ पे -1 की है, यहाँ पे -2 की है, यहाँ पे -3 की है, यहाँ पे भी -1 की है, -1, ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत सारे हैं, याद कैसे होंगे, अभी याद करा देती हूँ, ठीक है। चलो और इसको याद करें, NaKAgCu, ना कर आगे कुछ, ना कर आगे कुछ, ठीक है। या मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, बेटर रहेगा, ना कर आगे कुछ, ठीक है। कुछ को तुम CuCH लिख दो, कुछ को तुम CuCH लिख दो, तो ना कर आगे कुछ, ठीक है, ना कर आगे कुछ, ना कर आगे कुछ, मांगे क्या, ज़ेन फरारी, क्यों नहीं ऑल्टो फिन, ठीक है, ठीक है। मांगे में मांगे क्या, ठीक है, ज़ेन फरारी, ठीक है। क्यों, क्यों तो क्यों ऑल्टो फाइनल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यही याद करो, ये मेरे निमोनिक्स है, आपको इससे बेटर निमोनिक्स से याद हो रहा है, आप इससे बेटर कर लो, है ना। आप खुद भी बना सकते हो, निमोनिक्स बहुत ही पर्सनलाइज चीज होती है, ठीक है बच्चों। इट इज नेवर कि जो मैं आपको निमोनिक्स दे रही हूँ उसी से आपको याद होंगे, नहीं, इट इज कि जो आपको याद है ना उससे बनाओ निमोनिक्स, दैट इज बेटर। अगर निमोनिक्स भी याद करोगे
तो तुम्हें एक चीज याद तो करनी ही पड़ रही है ना, जो दिमाग में ऑलरेडी है उससे ही निमोनिक्स बनाओ। तुम्हें कोई और इसका एक शॉर्टकट पता चल रहा है तो वो बनाओ। और निमोनिक्स इसलिए बनाते हैं ताकि चीजें याद रहें, ताकि चीजें याद रहें। अगर चीजें याद नहीं रहेंगी तो फिर हमें ही दिक्कत होगी, है ना। पेपर में जब इतना सारा सिलेबस आ रहा होता है ना, अभी तो तुम ना ये टेबल भी एज इट इज याद करके बैठ सकते हो, ठीक है। और जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी। पर जब ना इतना सारा सिलेबस आ रहा होता है तो ना पूरा टेबल याद नहीं होता। अगर निमोनिक्स बनाए होते हैं ना तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो रिवीजन का है ना क्राइटेरिया, वो तुम्हारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसके भी बना सकते हो, ऐसे इसके भी बना सकते हो, ठीक है। पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। चलिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मैम अभी तो केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, अब बैलेंस क्या है? बैलेंस का मतलब ये होता है जो रिएक्टेंट की साइड जितना प्रेजेंट है वो प्रोडक्ट की साइड उतना ही आएगा। जितना दिया उतना मिलना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। मैं जितना रिएक्शन में जितना एक रिएक्टेंट को दे रही हूँ, अपने आप को ना तुम वो मानो, क्या बोलते हैं, एक फैक्ट्री इंचार्ज मानो, ठीक है। तो तुम ना अब सुपरवाइज कर रहे हो सारा काम, तो अब तुम देखोगे कि मैंने रिएक्टेंट में इतना ही दिया है तो प्रोडक्ट में इतना ही बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं बन सकता और कम तो बन ही नहीं सकता। ना ज़्यादा बनना चाहिए ना कम बनना चाहिए, एग्जैक्टली उतना ही बनना चाहिए। अगर मैंने 3 ऑक्सीजन दिए इधर, ठीक है, इधर 3 ऑक्सीजन दिए तो इधर भी 3 ऑक्सीजन ही आने चाहिए, ठीक है। इधर भी 3 ऑक्सीजन ही आने चाहिए, ठीक है। 3 ऑक्सीजन इधर दिए तो प्रोडक्ट की साइड भी 3 ऑक्सीजन ही आने चाहिए। जैसे अगर आप इसमें देखो, H2O2 gives water, तो क्या ये बैलेंस्ड है? आप खुद देखो, मैंने 2 हाइड्रोजन दिए, 2 ऑक्सीजन दिया, है ना, या 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिया। दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिए और 2 ऑक्सीजन दिए, मुझे 2 हाइड्रोजन तो मिल गए, ऑक्सीजन तो एक ही मिला है। क्यों भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करूंगी। अब क्या ये 2 ऑक्सीजन हो गए हैं? क्या ये 2 ऑक्सीजन हो गए हैं? बताओ, क्या ये 2 ऑक्सीजन हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। पर अब क्या ये 4 हाइड्रोजन नहीं हो गए? यहाँ क्या ये 4 हाइड्रोजन नहीं हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन कर दूंगी, ठीक है। इधर इधर से घटा सकते हो, इधर से बढ़ा सकते हो, इधर से घटा सकते हो, इधर से बढ़ा सकते हो। जोड़ तोड़ करके हमें एक बैलेंस निकालना है कि जितना इस साइड दे रहे हैं उतना ही उस साइड आए, या अगर उस साइड आ रहा है ज्यादा तो इस साइड हम उस चीज को बैलेंस करें। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप इस इधर बढ़ा दो ताकि सेम हो जाए। हमें बस सेम लेवल पे लानी होती है चीजें, ठीक है, सेम लेवल पे लानी होती है, ठीक है। क्या अब ये बैलेंस्ड है? चेक करो। दो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। क्या यहाँ 4 है? हाँ है। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। बैलेंस्ड हुई? आया समझ में? आया? बताओ, आया नहीं आया समझ में? चलिए, अब बैलेंस करते कैसे हैं?
सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ज़रूरी नहीं है, हम नहीं लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिकल सिंबल्स में ज़रूर लिखना है, ऐसे आप सिंबल्स में ज़रूर लिखोगे, ठीक है, सिंबल्स में ज़रूर लिखना है, वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो अब सबसे पहले ना हम कंपाउंड्स लिख लेते हैं सारे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो आयरन कितना है, 3 है, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 4 ऐड होगा, है ना, है ना, यहाँ पे भी 4 ऐड होगा, आया आया, देखो अब 3Fe 4H2O, ठीक है, O तो 4 ही है और ये क्या है 4H2, बैलेंस हुआ। यहाँ पे 3 Fe थे, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे 8 H है, वहाँ पे 8 H है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, जितना दिया था उतना वापस मिला, जितना दिया था उतना वापस मिला, ठीक है। जैसे कि अब चलो साथ साथ करेंगे मैम के, साथ साथ बैलेंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो अभी मैम ने कराई भी थी आपको, है ना, H2 क्या है, O2 और H2O, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, H2 कितना है 1, O2 कितना है 1, यहाँ पे O क्या है, H तो है 2 और O क्या है 1, तो H तो 2 है, ठीक है, पर O भी 2 है ना, ऐसे लिखो 2 2, ठीक है, H2 है और O क्या है 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 होगी, है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे H में भी 2 आएगा, H 4 हो जाएगा, तो इसमें H में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, H में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब यहाँ पे कितने हो गए, अब 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, पता भी चला बैलेंस होते हुए, क्या कह रहे हो मैम, नहीं चला, आओ दूसरा करें, एंड है ना, यही है, यही है। अब देखो देखो n तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा,
इसको भी फिर इंटू 2 करोगे क्योंकि एक साथ है ना। अगर दो एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, इसलिए दोनों में करना होता है, दोनों में करोगे आप। जब यहाँ पे ऐड करोगे 2 तो n से भी तो मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ h से ही थोड़ी होगा, है ना, या सिर्फ n से थोड़ी होगा, h से भी होगा। तो यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे हमने इंटू 2 किया, 2n हो गए, अब पर 6h हो गए, हमारे पास तो 2 ही है तो इसको इंटू 3 कर दो। ये तो 2 है ही, है ना, ये तो n तो 2 है ही, तो n 2 है, 6h है, हो गया। 3 2 ज़ा 6। आया नहीं आया, आया नहीं आया? लास्ट है ना ये, चलिए प्रोडक्ट, ठीक है, 1 2, यहाँ पे AL कितने हैं 2, O कितने हैं 3, ठीक है, ठीक है, AL कितने हैं 2, O कितने हैं 3। अब AL यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इंटू 2 करोगे, है ना, है ना, है ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 करोगे, ठीक है। और O2 कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इसको मैं सेम कैसे करूँगी, सेम कैसे करूँगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे 2 से। क्या 2 3 ज़ा 6 होता है और 3 2 ज़ा 6 होता है, होता है, होता है नहीं होता, बताओ, होता है नहीं होता, बताओ। तो हमने जब ये किया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या अब हमारी ये ऊपर वाली चीज चेंज होगी, हाँ हाँ होगी। जो हम सिर्फ 2 एल्यूमिनियम चाहिए थे, अब कितने चाहिए, 2 और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, तुरंत वहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 4Al प्लस 3O2 gives 4 2Al2O3, 2Al2O3, यही इक्वेशन आएगी ना, बताओ, देखो 2 मल्टीप्लाई किया है ना, 2 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे कितना किया है, 4 किया है। आया, आया समझ में, देखो आया समझ में, आया नहीं आया, दोबारा समझाऊं, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। Al और O2 जो रिएक्शन में वो लिखा, Al कितने हैं 1, O2 कितने हैं 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं 2। अब Al2O3 प्रोडक्ट में है, ठीक है, Al कितने हैं 2 और O कितने हैं 3, O कितने हैं 3, ठीक है, O कितने हैं 3। अब हमने देखा Al 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने इंटू 2 कर दिया ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये इसमें जब हमने इंटू 2 किया, इंटू 2 किया तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे इंटू 2 जब किया तो Al बैलेंस हो गया, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आ जाएगा ना, 2 3 ज़ा 6 भी होता है, 3 2 ज़ा 6 भी होता है ना, तो दोनों 6 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। पर जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, है ना, क्योंकि पूरा एक कंपाउंड है ना।
तो हमने Al में एक और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है, जिससे कि क्या इक्वेशन बनी, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 2 वो यहाँ आ गया, जो मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ आ गया, और जो मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ आ गया। आई समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। ये दो तो मैम पढ़ा चुके हैं आपको, ये आप होमवर्क में करेंगे दोबारा, ठीक है। थर्ड वाली बैलेंस करते हैं, चलो। C2 कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितनी है, ठीक है। O2 में कितनी है, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 2। ये क्या हो गए रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ठीक है, और ठीक है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखो कार्बन 2 दिखाया हुआ है और इधर कितना है 1, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पर जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई होगा? हाँ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब क्या 4 ऑक्सीजन इधर और इधर है? हाँ है, हाँ है। पर आप ये देखो यहाँ पे भी तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी तो एक ऑक्सीजन है, तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो जाएगी? वहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पर ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो इधर इधर कितनी ऑक्सीजन थी, इधर कितनी ऑक्सीजन हो गई है 5 हो गई, और इधर कितनी है 4 है। अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितनी हो गई, कितनी हो गई 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2 6, 6 हो गई ना, 6 हो गई ना, कितनी हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 होंगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और अब हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गया है, हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गया है, तो अब हमें वहां पे भी 4 करना पड़ेगा ना, वहां पे भी 4 करना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है ना। इधर उधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है ना। अब देखो कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, है ना, है ना, ये कर देंगे ना, बताओ, इससे 2 कार्बन हो जाएंगे, है ना। अब देखो इसमें इसमें 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 है और ये 5 ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन है ना। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन। अब अगर मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करूं,
5/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 5 ऑक्सीजन ही रहेगी ना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या 5 ऑक्सीजन होगा, 5 ऑक्सीजन होगा तो क्या अब ये बैलेंस हो जाएगी, क्या ये बैलेंस हो जाएगी अब? C2H2 प्लस 5/2 O2 gives 2 CO2 प्लस H2O। क्या ये बैलेंस्ड है? 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 2 2 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन। क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आया समझ में? आया आया समझ में या नहीं? कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन कितने थे? 2। क्या ये रिएक्टेंट? प्रोडक्ट में कार्बन 1 था और ऑक्सीजन 2। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितना था? कार्बन 1 था और ऑक्सीजन 2 था। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1 था। कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे? यहाँ पे थे 3। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हमने देखा कार्बन वहाँ 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल? 2 2 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ताकि क्या हो? 5 ऑक्सीजन एटम्स हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 थे, वहां कार्बन 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, वहां हाइड्रोजन 2 थे। आया समझ में? आया? चलो ये रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। Zn कितना है? 1। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और सल्फेट कितना है? 1। अब आप यहाँ देखो, Zn कितना है? 1, सल्फेट कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 2। अब आप देखो, जिंक 1 है, यहाँ पे भी कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 2। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। ठीक है, सल्फेट कितना है? 1, यहाँ पे भी कितना है? 1। क्या ये पहले से ही बैलेंस्ड है ना? बैलेंस्ड इक्वेशन ही थी। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन ही थी। आप इसका आंसर यही लिखेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर यही लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? ABCD फॉर्म में दिए हुए हैं, कोफिशिएंट के फॉर्म में दिए हैं। तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगी। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगी तो इस साइड कितना है? 2A है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे A है ना, और यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम 1 है यहाँ, इक्वल्स टू C है ना, यही होगा। अब ऑक्सीजन देखो 3A कितना है? D है ना, है ना। अब हाइड्रोजन देखो B, क्या दे रहा है हाइड्रोजन? 2D
है ना, हाइड्रोजन क्या दे रहा है 2D, और Cl कितना है, Cl कितना है B, और कितना दे रहा है 3C। ये इक्वेशंस होंगी ना, ये इक्वेशंस बनेंगी, देखो 4 इक्वेशंस बन गई। अब लेट A इक्वल्स टू 1, ठीक है, हम लेट सपोज मानते हैं कि A 1 है, तो C कितना हो जाएगा 2, D कितना हो जाएगा 3, है ना, D कितना हो जाएगा 3, B कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, D 3 है ना, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और C कितना है 2। क्या B दोनों इक्वेशन से 6 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो लिख दो A क्या है 1, A 1 है, B क्या है 6 आया है, ठीक है, C क्या आया हमारा, C क्या है 2 आया है, और D क्या है 3 आया है। करेक्ट आंसर है ना, आया आया, बताओ। 4 इक्वेशंस ली हमने, 4 इक्वेशंस ली, और लेट A इक्वल्स टू 1 मान लिया, यहाँ पे लेट A इक्वल्स टू 1 मान लिया, और सॉल्व कर दी इक्वेशन। A की वैल्यू 1 पुट करके सारी इक्वेशन सॉल्व होती गई, ठीक है। A की वैल्यू 1 रखे C2 आ गया, यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखे D3 आ गया, यहाँ पे जब D3 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और जो दूसरी इक्वेशन थी B इज इक्वल टू 3C, तो C की वैल्यू क्या थी 2, क्या आ गई 6, क्या आ गई 6। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ की टर्म्स देखते हैं। क्या है पहला प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होती हैं वाटर में, जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें कि हीट जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, बताया था ना। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें देनी पड़ती है, इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, जो अब्सॉर्ब करता है, देनी पड़ती है जिसमें एनर्जी, जिन रिएक्शंस में, ठीक है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, या फिर टेम्परेचर को लोअर कर देता है, या प्रेशर को विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे कि इंस्टाग्राम देखना या यूट्यूब देखना तुम्हारे अंदर एक कैटलिस्ट का काम करता है ना, ड्यूरिंग ईटिंग फूड, है ना। तुम जब टीवी देखते हुए या यूट्यूब देखते हुए इंस्टाग्राम चलाते हुए खाना खाते हो तो तुम्हारा खाना खाने का मन होता है, चाहे मम्मी ने टिंडे की सब्जी बनाई हो, चाहे घी की बनाई हो, चाहे तोरी बनाई हो, पर वो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है खाने के लिए। वैसे ही कैटलिस्ट मोटिवेशन की तरह काम करता है। क्या करता है, वो स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, या उसका टेम्परेचर या प्रेशर कम कर देता है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, ठीक है, कभी भी वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, सिर्फ दूर दूर से। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक कैटलिस्ट का काम करती हूँ आपकी लाइफ में। एक टीचर जो होता है कैटलिस्ट का काम करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। हम आपको सिर्फ स्पीड अप करवा सकते हैं, हम आपको सिर्फ सिलेबस की तैयारी करवा सकते हैं। पेपर लिख के आना आपका ही काम है, हम पेपर नहीं लिख सकते, हम पेपर लिखते हुए आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम सिर्फ उससे पहले हेल्प कर सकते हैं, हम उससे पहले हेल्प कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। समझ में आया। अब ये मत करना कि मैम आपका नाम कैटलिस्ट है आज से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि हेबर्स प्रोसेस होता है। जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसका, उस प्रोसेस का नाम हेबर्स प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो आयरन होता है ना, जो आयरन होता है ना वो कैटलिस्ट होता है। आयरन क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। ठीक है। अब कई सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर 2 or more substances combine। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है 2 चीजें कंबाइन हो रही होंगी, 2 चीजें कंबाइन करके एक चीज बना रही होंगी। ठीक है, 2 चीजें कंबाइन करके एक चीज बना रही होगी। ठीक है जी, आया? आई बात समझ में? 2 चीजें कंबाइन करके एक चीज बनाती है, तो ए और बी कंबाइन होंगे जिससे कि ए बी बनेगा। ठीक है, ए और बी कंबाइन होंगे जिससे कि ए बी बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ए प्लस बी गिव्स ए बी। पहचान लोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? पहचान लोगे? चलो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, देखते हैं कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देखनी है। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो ना, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो ऑक्सीजन के अंदर, तो ब्राइट वाइट फ्लेम निकलती है। ठीक है, देख रहे हो आप, ब्राइट वाइट फ्लेम निकल रही है। ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम निकलती है। और क्या होता है? वाइट ऐश बनती है। ये देखो, वाइट ऐश बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2 mg plus 2 O2 gives 2 MgO। ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम निकलती है जब बर्न करते हो आप ऑक्सीजन को, तो ब्राइट वाइट फ्लेम से बर्न होता है ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालते हो तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिन रिएक्शंस में से एनर्जी किसी भी फॉर्म में बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो बीकर होता है वो हॉट हो जाता है। ठीक है, बीकर जो हो जाता है वो हॉट हो जाता है, और क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ए प्लस बी, ठीक है, गिव्स ए बी। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स ए बी। आया समझ में? आया? एक्टिविटी भी यही है, कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है बीकर में, ऐड करना है वाटर, टच करना है बीकर को, और कोई चेंज इन टेम्परेचर होता है तो फील बतानी है। हम कर चुके हैं ये। ठीक है, अब जो स्लेट लाइम होता है, वाइट वॉशिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaO प्लस वाटर से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, वो वाइट वॉश के लिए काम आता है।
जो व्हाइट वॉश नहीं होता आप लोगों के घर पे, दिवाली के टाइम पे बहुत सारे घरों में व्हाइट वॉश होता है ना, होता है ना, वो क्या होता है, किससे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब ना अगली बार मम्मी पापा बोले ना व्हाइट वॉश कराना है घर में, तो उनसे क्या पूछोगे, क्या बोलोगे उन्हें, आपको पता है व्हाइट वॉश में क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, जिसको स्लेक लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं। समझ में आया, हमारी मैम ने बताया था, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो एयर होती है हमारी एयर, उस हमारी जो एयर प्रेजेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है। CaOH होल्ट वाइज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, जो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है आफ्टर 2 to 3 days, वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो जो ये थिन लेयर बनती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, वो शाइनी फिनिश देती है वॉल्स पे, ऐसा लगता है पॉलिश हुई है, कितनी फ्रेश वॉल्स नहीं लगती जब वाइट वॉश होता है ना, ऐसा लगता है ना कि मतलब कि पॉलिश्ड है वॉल्स। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक शाइनी फिनिश देता है, ठीक है, एक शाइनी फिनिश देता है। तो जो मार्बल होता है ना उसका भी यही सेम फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है मार्बल भी, ठीक है। अब रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी करते हैं इसमें, ठीक है। जो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है पता करवाने का, क्या होता है, इज टू बबल द गैस थ्रू लाइम वाटर, जो भी गैस निकलती है उसको थ्रू लाइम वाटर बबल करा दो, विच इज अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो होता है उससे बबल करा दो लाइम वाटर से, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, वैसे रिएक्शंस जिसमें से हीट एनर्जी बाहर आती है, ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। अभी आगे पढ़ेंगे कि इसको मीथेन कैसे बोलते हैं, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि इसको मीथेन कैसे बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 और वाटर निकलता है, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो ये हीट है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, तो जो वेजिटेबल वेस्ट है जब कंपोस्ट में, कंपोस्ट मतलब खाद, जो वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको हम खाद में कन्वर्ट करते हैं ना, ताकि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा हो। तो जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको कंपोस्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट, ठीक है। ये कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ केमिकल इक्वेशन, इट इज जस्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इट इज जस्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम केमिकल इक्वेशन क्यों नहीं है, बैलेंस कर सकते हो क्या तुम, इतना वेजिटेबल वेस्ट इतनी खाद, बैलेंस आउट थोड़ी कर सकते हो तुम, कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तो हमने देखा ही था, ये तो हमने देखा ही था, 2 mg plus O2 gives 2 MgO plus heat। क्या था, क्या थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वाइट बर्निंग फ्लेम होती है ना, वाइट बर्निंग फ्लेम होती है, और क्या होती है, और क्या होती है, जो ये MgO होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, वो एक वाइट पाउडर की तरह होती है, वाइट ऐश, ठीक है, वाइट ऐश की तरह होती है। क्विक लाइम रिएक्टिंग विद वाटर, ऑफ कोर्स ये तो विगरसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
ये तो विग्रसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो क्या है, विग्रसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही हाई अमाउंट की हीट निकलती है इसमें से तो। ठीक है जी, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो ग्लूकोज होता है जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, आया समझ में, आया। अब एंडोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या होती है, एनर्जी ली जाती है, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट लाइट एनर्जी ली जाती है ना, लाइट एनर्जी ली जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आप पढ़ोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है एयर में, दैट इज Mg प्लस ऑक्सीजन, क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है, एयर में बर्न होता है, क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है ना, बहुत बार कर चुके हैं ना ये वाली इक्वेशन तो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, जिससे कि क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, A प्लस B इक्वल्स टू AB, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट बना, दोनों चीजें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाया ना, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है जी, तो अब इसको बैलेंस करना है। ये क्या है, रिएक्टेंट, तो अब हम देख सकते हैं कैल्शियम वहाँ 1 है, वहाँ 1 है, हाइड्रोजन वहाँ 2 है, वहाँ 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और वहाँ पे भी 2 है। क्या ये बैलेंस्ड है, पहले से देखो बैलेंस्ड है, नहीं है, कैल्शियम 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन वहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन वहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें पता है ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट करता है तो जो बीकर होता है वो टर्न्स हॉट, तो इसमें से क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है, और जिसमें से एनर्जी निकलती है वो कौन से प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से हीट निकलती है, यहाँ से हीट निकलती है। ठीक है, ठीक है। अब a metal ribbon X burns in oxygen with dazzling white flame forming a white ash। हम जानते हैं dazzling white flame किस में होता है, जब मैग्नीशियम रिबन, बोला भी है ना एक मेटल रिबन, तो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, पढ़ा है ना अभी हमने ये,
मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash. Why? जो white ash होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो x और y पता चले, x और y क्या है? मैग्नीशियम, और y क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी से ही, और किसी में भी x मैग्नीशियम और y ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन तब भी हम जानते हैं कि जो ये टाइप, इस टाइप का रिएक्शन है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो क्या है? बी करेक्ट आंसर है। बी क्या है? करेक्ट आंसर है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जो डीकंपोज का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। जब ए और बी कंबाइन करते थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अब जब कोई चीज एक चीज से दो चीजें बनेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि ए और बी है, उसको किस में? ए और बी में। जैसे आप देख रहे हो ना, ब्रेकअप हो गया लड़का लड़की का, पहले साथ थे अब ब्रेकअप हो गया, तो क्या हुआ है? ए बी क्या किस में कन्वर्ट हो गया? ए प्लस बी में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से टूट के बॉयफ्रेंड प्लस गर्लफ्रेंड बन गया, ठीक है। आई बात समझ में? लिख के नहीं आना है ये पेपर में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से टूट के बॉयफ्रेंड प्लस गर्लफ्रेंड बन गया, हमारी मैम ने पढ़ाया था। ये तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए है, ठीक है, कि जैसे ब्रेकअप हो जाते हैं, ब्रेकअप के बाद अलग अलग हो जाते हैं ना लोग, तो ए बी क्या हुआ? टूट के ए प्लस बी बन गया, ठीक है। जब एनर्जी ना, इनको फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, ठीक है, जब इन्हें एनर्जीज मिलती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ये, इनको एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए किसी चीज को, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं टूट जाती, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब कि हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, और फोटोलाइसिस मतलब लाइट एनर्जी होती है। थर्मोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है? एक कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में जब हीट मिलती है। ए बी को हीट मिली, ए प्लस बी बन गया, ठीक है। जैसे कि थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। याद है ना, अभी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब CO2 से कंबाइन करता है, CO2 से कंबाइन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जब CO2 से कंबाइन करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है, ठीक है। क्विक लाइम किस लिए यूज करते हैं? सीमेंट के लिए भी यूज करते हैं। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको किस में काम करते हैं? सीमेंट में भी काम करते हैं, ठीक है। अब फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या क्या चीजें हम नोटिस करते हैं? जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं कलर में। क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं कलर में। जब उन्हें हीट करते हो आप, जब आप उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इन क्रिस्टल्स का कलर चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ग्रीन से वाइट हो जाते हैं, ठीक है। और जब फर्दर हीट करते हो तो वाइट से क्या हो जाते हैं? रेडिश ब्राउन, विच इज इंडिकेशन ऑफ
फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है तब, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर भी ऑब्जर्व होती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर भी ऑब्जर्व की जाती है ड्यू टू रिलीज ऑफ SO3 गैस, SO2 एंड SO3 गैस, SO2 एंड SO3 गैस। अब ये दोनों एसिडिक होती हैं तो ये एयर पोल्यूटेंट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखो, FeSO4 Fe2O3 SO2 और SO3, ठीक है। दो गैस निकलती हैं जो कि एसिडिक होती हैं, एयर पोल्यूटेंट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। और जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं इनिशियली, ग्रीन होते हैं इनिशियली, जिसमें कि वाइट हो जाते हैं और फिर फर्दर हीटिंग पे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन, क्या हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन। क्यों होते हैं रेडिश ब्राउन, क्योंकि जो फेरिक सल्फेट फॉर्म होता है ना, जो फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, जो ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, जो इसमें फेरिक होता है ना वो कॉपर रेड कलर का होता है, तो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, क्या मिलता है उसको, एक रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, ठीक है। आई समझ में। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होती है येलो कलर की, क्या होती है, येलो कलर की लेड मोनोऑक्साइड में, और ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या होती है, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और येलो लेड ऑक्साइड होती है, ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड होती है येलो, ठीक है। ये रहा येलो, येलो लेड मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, ब्राउन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। अब जो लेड नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो ब्राउन कलर का तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेड मोनोऑक्साइड, और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, नाइट्रोजन की ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। आया समझ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, देखो जब हमें पता है लेड नाइट्रेट हम हीट करते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट जब हम हीट करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड निकलती है, और क्या निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है, और येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो अब देखो क्या किस किस में लेड मोनोऑक्साइड है, एक तो इसमें एक इसमें, क्या इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नहीं है, इसमें है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आया आया, दो ऑप्शन से ही हो गया ना। चलो, ऑन हीटिंग अ मेटल नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ येलो कलर्ड सॉलिड, ब्राउन फ्यूम्स एंड अ कलरलेस गैस। हमने अभी देखा था एक कलरलेस है ना, कलरलेस मेटल नाइट्रेट है ना, ये था मेटल नाइट्रेट जो कि कलरलेस था, और क्या बनाता था, क्या बनाता था, येलो कलर का, येलो कलर का, येलो कलर का एक सॉलिड बनाता था। कौन सा था येलो कलर का सॉलिड, ये था, येलो कलर का सॉलिड बनाता था, और ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में, आई, ठीक है। अब
एक लैब एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ने पेल ग्रीन क्रिस्टल्स को हीट किया, ठीक है। जो हीट करने के बाद जो क्रिस्टल्स थे वो ब्राउन हो गए और जो बर्निंग सल्फर है उसकी स्मेल भी आने लग गई। हमने पढ़ा था ना ये, अगर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो क्या होता है? इनिशियली वो कलरलेस होते हैं, नहीं इनिशियली वो ग्रीन होते हैं जो कि वाइट हो जाते हैं, जो कि आगे जाके रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, है ना। ये क्रिस्टल का कलर होता है ना। तो आप देखो वो क्या कह रहा है, ग्रीन क्रिस्टल है जो हीट करने पे ब्राउन हो गए हैं, है ना। और उसमें क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, सल्फर की स्मेल आ रही है। तो जो रिएक्शन होती है उसमें सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलते हैं ना, जो कि एयर पोल्यूटेंट की तरह भी काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? एसिडिक होते हैं और एंड एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। तो जो ये सल्फर की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक गैसेस होती है और एयर पोल्यूटेंट की भी तरह काम करती है ना। तो इससे क्या होता है, इस वजह से जो ये गैस निकलती है ये क्या करती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल देती है। पढ़ा था ना हमने ये, बर्निंग सल्फर की स्मेल देती है, ठीक है। बर्निंग सल्फर की स्मेल देती है, सल्फर की ऑक्साइड तो बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल देंगी ना। तो हमें पीछे क्वेश्चन में ये भी दे रखा है ना, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो ओरिजिनल कलर क्या था क्रिस्टल्स का हीट करने से पहले? ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है। ओरिजिनल कलर क्या होता है? ग्रीन होता है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है रिएक्शन की जो टेक प्लेस करता है? बताओ, चलो बैलेंस करें। यहां कर देती हूँ। ठीक है, क्या होता है? FeSO4 है और क्या है? O2 है, ठीक है। 1 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। अब इधर क्या होगा? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 3, और क्या है? 1 2 1 3। तो आप देखोगे अगर तो सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, और इसको आप सल्फेट नहीं लिखोगे, इसको आप अलग अलग करके लिखोगे। और क्या है? 4, ठीक है, ठीक है। अब इधर कितने आयरन है? 1 है, वहां कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। सब में इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना, सब में इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब 2 आयरन हो गए, ठीक है। अब सल्फर देखो कितने हैं?
2 आए हैं, यहाँ पे देखो सल्फर कितने हैं, 2 हैं, 1 + 1 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 4 2 = 8, 8 + 2 10, 4 2 = 8 और 8 + 2 10 होते हैं। अब इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 + 2 5 और 5 + 3 8, है ना। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 ऑक्सीजन है। वहां पे कितने हैं, वहां पे कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है ना। चलो बैलेंस करें, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो आयरन कितने हैं, यहाँ पे कितना है, Fe1 है, वहां पे कितना है, 2 है, तो इंटू 2 करूंगी, ठीक है। इससे क्या हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गए। अब सल्फर देखो, S देखो कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 + 1 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 3 + 2 5 + 3 8, है ना। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो क्या होगी, क्या होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यही होगी ना बैलेंस्ड इक्वेशन, यही आएगी ना बैलेंस्ड इक्वेशन, बताओ, यही आएगी ना। चलो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ये डीकंपोजिशन है ना, डीकंपोज हो रहा है ना, फेरस सल्फेट डीकंपोज हो रहा है, तो क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, है ना, है ना। और व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, बताओ कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों को पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, वो रिलीज होती है ना, इसमें SO2 और SO3 रिलीज होती हैं, जो क्या क्या है, एसिडिक गैसेस हैं और एयर पोल्यूटेंट भी हैं, है ना। तो जब ये बर्न होंगी तो इसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, तो क्या होता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या होता है, क्या होता है, स्मेल ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है डीकंपोज करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए कंपाउंड्स को इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और आयंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से एक कंपाउंड को तोड़ते हैं, उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनते हैं उसमें, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखो इसमें क्या है, बबल्स फॉर्म एट बोथ इलेक्ट्रोड्स डिस्प्लेसिंग वाटर, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स बनते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ एनोड, ठीक है। जो मतलब बबल है तो मतलब गैस बन रही है ना, ऑब्वियसली बात है, अगर बबल है तो गैस है ना, मतलब कि गैस है, गैस का फॉर्मेशन है,
तो जो गैस कैथोड पे बनती है ना वो डबल होती है जो एनोड पे बनती है। जो कैथोड पे बन रही है गैस वो डबल होती है जो एनोड पे बन रही है, ठीक है। तो जो गैस कैथोड पे होती है वो बर्निंग सपोर्ट करती है, वो बर्निंग को सपोर्ट करती है ना, वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। और जो एनोड में है वो क्या करता है, वो क्या करती है, रिकिंडल कर देती है। जब हम इनको टेस्ट करते हैं, दोनों कैथोड और एनोड से गैस लेके उनको उनके टेस्ट करते हैं, तो हमें दिखता है कि जो गैस कैथोड से निकलती है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। और हम सब जानते हैं बर्निंग को कौन सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन। और एक जो एनोड पे गैस है वो क्या करती है, रिकिंडल करा देती है ग्लोइंग स्प्लिंट को, जो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या आया कि वाटर जो है वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर जो है वो क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता है। ये रिएक्शन देखी है ना हमने, 2H2O gives 2H2 plus O2, 2H2O gives 2H2 plus O2, ठीक है जी। और एक चीज और जो हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम थी वो कैथोड की डबल थी ऑन इन एज रिस्पेक्ट टू एनोड। तो जो रेशो होता है वो आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का होता है, 2:1 का होता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में होती है, ठीक है। अब हम एसिड ड्रॉप्स क्यों डालते हैं वाटर में, एसिडिक ड्रॉप्स क्यों डालते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो एसिडिक ड्रॉप्स डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो प्योर वाटर है ना वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है वो उसमें आयंस ही नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा। तो क्या होता है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और कंडक्शन को अलाउ करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बर्निंग कैंडल टेस्ट करते हैं। बर्निंग कैंडल टेस्ट में क्या करते हैं, अगर हम एक बर्निंग कैंडल को नियर हाइड्रोजन गैस लेके जाते हैं, नियर हाइड्रोजन गैस लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, एक पॉपिंग साउंड सुनाई देती है हमें, ठीक है। और जो कैंडल होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, ठीक है, जो कैंडल होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन कंबस्टिबल तो है पर सपोर्टर नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन जल तो सकता है पर किसी को जला नहीं सकता, खुद तो जल सकता है पर किसी को जला नहीं सकता, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद खत्म हो जाते हैं, किसी और को खत्म नहीं करते, ठीक है। ऐसे डीप बातें मत करवाओ मुझसे, वापस आओ ऑन द टॉपिक, ठीक है। कैंडल गोज आउट, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल गैस है एंड इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, समझ में आई बात। और ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस के अगर पास लेके गए तुम कैंडल को तो क्या होगा, और ब्राइटली जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस नहीं है पर एक बहुत अच्छा सपोर्टर है कंबशन का, ठीक है। वो ऑक्सीजन खुद जल नहीं सकती पर आपको बहुत अच्छी तरीके से जला सकती है, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जला सकती है। तो जो ऑक्सीजन है आप याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस बट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसलिए जो हम कैंडल लेके गए थे वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज आउट हो जाती है, शांत कर देती है वो कैंडल को, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन और उसको बढ़ा देती है आग को, क्योंकि वो एक कंबस्टिबल गैस नहीं है पर सपोर्टर ऑफ कंबशन है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है अगर कहीं पे भी आग जलानी है तो, ठीक है, अगर हमें कहीं पे आग जलानी होती है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है,
क्योंकि ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस नहीं है, एक सपोर्टर है कंबशन का। जैसे तुम सपोर्ट करते हो ना, तुम भी तो सपोर्ट करते होगे कितनी सारी चीजों को, है ना? कितने सारे पेज फॉलो कर रखे होंगे तुमने इंस्टाग्राम पे, कितने सारे लोगों को सपोर्ट करते होंगे ना तुम, उनकी फॉलोअर्स बढ़ा के लोगों को सपोर्ट करते हो, तुम आगे ग्रो करने में हेल्प करते हो। वैसे ही ऑक्सीजन भी क्या करती है, ऑक्सीजन भी क्या करती है, सपोर्टर होती है कंबशन की। ठीक है जी।